हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज के इस साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर समझ कर जाना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। देखो पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। लिखा है व्रंजक चूर्ण, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप व्रंजक चूर्ण के बारे में समझो, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। इसका रासायनिक नाम भी बताना है, अणुसूत्र भी बनाना है, बनाने की विधि उपयोग सब कुछ बताना है। और मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में इसको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, या फिर आप व्रंजक चूर्ण कह सकते हो, का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर आपसे कोई रासायनिक नाम पूछे तो उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तथा अणुसूत्र जो होता है CaOCl2। अब CaOCl2 से आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से समझो। जैसे आपका है CaOCl2, यहीं से आप नाम बता सकते हो। C से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका आप अणुसूत्र से ही इसका रासायनिक नाम बता सकते हो, बिल्कुल स्पष्ट है। C से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, तथा अणुसूत्र जो होता है वो CaOCl2 होता है, ठीक है। बनाने की विधि आप लोग समझो। बनाने की विधि में है, यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। मतलब यह आप सूखा बुझा हुआ चूना लोगे और उस पर अगर क्लोरीन प्रवाहित करोगे, क्लोरीन डालोगे, तो फिर आप लोगों का व्रंजक चूर्ण बन जाएगा। अब सूखा बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है? सभी स्टूडेंट को पता होगा। बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है? पता है ना? बहुत ज्यादा आसान है। चलो मैं आपको बता देता हूं, अगर नहीं पता है तो भी पता चल जाएगा। देखो सूखे बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है, मैं आपको रिएक्शन के साथ समझाता हूं, CaOH का होल ट्वाइस। ये होता है सूखा बुझा हुआ चूना। अब इसमें हम लोग क्लोरीन प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? क्लोरीन यानी कि Cl2 ट्रांसफर करेंगे। तो फिर हमारा क्या बनेगा? फिर हमारा बनेगा व्रंजक चूर्ण, जिसे हम लोग CaOCl2 कहते हैं। CaOCl2 ये हमारा व्रंजक चूर्ण है। और प्लस हमारा क्या निकलेगा बाहर? H2O यानी कि पानी, ठीक है। नाम तो सभी को पता है, ये हमारा व्रंजक चूर्ण है। ये जल है, ये बुझा हुआ चूना है, और ये क्लोरीन है, ठीक है। ये है बनाने की विधि। और रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, ये रिएक्शन एक लाइन का छोटा सा है, ठीक है। मैं आपको बहुत आसान बता रहा हूं। बहुत सारे लोग आपको बहुत बड़ा बताएंगे, लेकिन बहुत आसान तरीके से समझो, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगला देखो भौतिक गुण। यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। मतलब जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण का मतलब है जो दिखाई देता है। तो यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, और इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। क्यों क्लोरीन की गंध आती है? क्योंकि हम लोग क्लोरीन को ही प्रवाहित करते हैं, तो इसीलिए इसमें से क्लोरीन की गंध आएगी ही, ठीक है। तो ये दो आपको भौतिक गुण तैयार कर लेना है। रासायनिक गुण देखो बहुत आसान है। इसे जल में घोलकर गर्म करने से क्लोरीन गैस निकलती है। इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? दुधिया होता है। मैं आपको एक रिएक्शन के साथ समझाता हूं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। जैसे यहां कहने का मतलब है, इसे हम लोग क्या करेंगे? इसे जल में डालकर घोल मतलब गर्म करेंगे, ठीक है। तो CaOCl2 को आप लोग H2O में यानी कि पानी में, ठीक है, डालकर गर्म करोगे, तो फिर गर्म करोगे डेल्टा, तो फिर आपका CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। मतलब ये दुधिया रंग का रहेगा, और प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। बस ये हमारा पहला रासायनिक गुण है। पहला रासायनिक गुण समझ में आ गया ना, रासायनिक गुण। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण समझो, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालती है। मतलब इसे का तनु अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराएंगे, मतलब अम्ल के साथ अगर आप क्रिया कराओगे, तो फिर क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस निकलेगा, ठीक है। मतलब कहने का है, अगर हम लोग CaOCl2, ठीक है, इसमें हम लोग किसकी क्रिया कराएं? तनु अम्ल का, मतलब H2SO4, ठीक है, ये तनु अम्ल है, ठीक है। इसका क्रिया कराएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा?
CaSO4 और प्लस H2O और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा, Cl2 ये बाहर निकल जाएगा। बस ये छोटा छोटा रिएक्शन है, कुछ है नहीं, अगर आप समझोगे तो समझ में आएगा। अगला उपयोग में मैं आपको 3 ऐसे उपयोग बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम में आता है। जैसे पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों को बताना है व्यंजन चूर्ण का, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये हमारा है। अधिकारक के रूप में प्रयोग कर सकते हो क्लोरोफॉर्म बनाने में एंड पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये उपयोग भी है। तो एक एक चीज इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूत्र भी आता है, सूत्र भी मैंने बता रखा है, तो एक एक आपको पूरा समझना होगा। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में अगर पेपर देना है तो अच्छे से तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो अब हम लोग समझेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो साबुनीकरण होता है उस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। साबुनीकरण जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखे, साबुनीकरण, समजातीय श्रेणी एंड विद्युत रासायनिक श्रेणी, एस्टरीकरण, ऐसे बहुत सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से साबुनीकरण जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है। देखो उच्च अणुभार जिसका जो अणुभार है वो उच्च हो, तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, जो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण बच्चों साबुन कहलाता है। क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH व KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब आपको यह कहना है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है, और ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं, और इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इसी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया के साथ समझाऊंगा साबुनीकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हार्ड रिएक्शन है। जब आप इसको ध्यान से समझोगे तभी समझ पाओगे, ये ध्यान रखना। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया साबुनीकरण। देखो ये हमारा है ट्राइसिटेरिन वसा। सबसे पहले आपको CH2 लेना है, देखो ध्यान से समझना, CH2OCO C17H35, ये और ये एक जैसा है, CH2OCO C17H35, ठीक है। बीच में आपको लेना सिंगल बॉन्ड लगाना C, फिर आपका HOCO C17H35, मतलब यहां 2 का हाइड्रोजन रहेगा, यहां एक, ठीक है, यहां 2 ऊपर और नीचे वाला सेम रहेगा, बीच वाले में आपको केवल 1 हाइड्रोजन कम कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ 3 NaOH रहेगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की 3 संख्या है, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। फिर यहाँ आपका बनेगा CH2OH, मतलब यहाँ से CH2 आएगा, यहाँ से 1 OH जाएगा, फिर यहाँ से CH रहेगा, फिर 1 OH जाएगा, फिर यहाँ से CH2 आएगा, यहाँ से 1 OH, यहाँ 3 OH है ना, आगे 3 लगा है ना, तो ये हमारा बन जाएगा ग्लिसरॉल का फार्मूला। फिर 3C17H35 COON, ये हमारा साबुन है, साबुन, ठीक है। तो यही हमारा साबुन बन गया, और यही हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो साबुन कहलाती है। 3 स्टेप में है, काफी ज्यादा हार्ड भी है, आसान नहीं है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे ना तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर नहीं काटेगा। पहले आप साबुनीकरण लिखना जैसा मैंने बताया है, परिभाषा जैसा मैंने बताया है, फिर आप लोग ये रिएक्शन लिख देना ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। क्योंकि देखो चीजों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहां से समझ जाएगा कि बच्चे ने एक टॉपर की तरह मेहनत किया है, जैसा एक टॉपर पढ़ाई करता है ना वैसा पढ़ा है। क्योंकि देखो पढ़ते सभी हैं, बोर्ड एग्जाम में कॉपी सभी लिखते हैं, लेकिन टॉपर बहुत कम ही बच्चे बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, हेडिंग अच्छे से डालते हैं, हाईलाइट अच्छे से करते हैं, और एक एक शब्द को अच्छे से लिखते हैं। क्योंकि टाइम बहुत है, अगर आपको याद है ना तो टाइम लिखने के लिए बहुत होता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा मोस्ट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो ये है हमारी पुष्प की संरचना, ठीक है। पुष्प की संरचना और पुष्प के जो भाग होते हैं उनको भी देखेंगे, मतलब पुष्प के भाग भी और पुष्प के संरचना भी। पुष्प का संरचना अलग अलग पूछ लेता है, कहीं कहीं आपका भाग और संरचना अलग अलग पूछ लेता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पुष्प के जितने भी भाग हैं, ठीक है। पुष्प की संरचना में आपको यही समझना है कि पुष्प के जितने भी भाग हैं उनको, ठीक है। तो ये तो मैं एक बहुत नॉर्मल सा पुष्प बनाया हूं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये देखो आपको पुष्प जैसा मैंने बनाया ऐसा भी आप बना सकते हो, ठीक है, देख सकते हो काफी आसान सा है, और वैसे भी मैंने बना रखा है, बनवाया है कि पुष्प कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने केवल 2 पत्ती लिया है, क्योंकि 2 ही पत्ती से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, सारी चीजें। सबसे पहले ये है एक
अड़हुल का पुष्प जिसे हम लोग हिबिस्कस कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा दलपुंज। क्या है? दलपुंज। दलपुंज है, ठीक है। मतलब दलपुंज ऐसे जो रेड कलर का होता है ना फूल में, उसे दलपुंज कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा नीचे वाला वाह्य दल है, ये दलपुंज है, ये वाह्य दलपुंज है। मतलब वैसे तो आप केवल दल कह सकते हो, वाह्य दल कह सकते हो, लेकिन पुंज इसलिए कहा जाता है इकट्ठा होते हैं ना, मतलब सारे को इकट्ठा करके ऐसे कहा जाता है। तो ये हमारा दलपुंज है, ये वाह्य दलपुंज है, ठीक है। ये है अंडाशय। क्या है? अंडाशय। मतलब पुष्प का ये जो फूला हुआ भाग है ना, ये अंडाशय है, ठीक है। ये स्त्री मतलब सॉरी मादा जननांग है, ठीक है। एंड फिर समझना, फिर ये जो है ना एक एक समझो, ये हमारा पुंकेसर है, पूरा पुंकेसर है, पूरा पुंकेसर है, ठीक है। ये नर जननांग है, ये पुंकेसर है। और इसमें जो हमारा ये है ना, ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है। क्या है? वर्तिकाग्र है और वर्तिका है। और पुंकेसर के लिए मैं इधर समझाता हूं। पुंकेसर में ये जो दोनों है ना, मतलब इसमें भी है ये दोनों, ये हमारा परागकोश है और इसके अंदर परागकण होता है। ये परागकण नर जननांग है। और ये जो है ना, ये डंठल टाइप का, ये तंतु या फिर इसे तंतु भी कह सकते हो केवल। और ये नर जननांग है। और ये हमारा जो है ना, ये अंदर देखो ध्यान से, इसके अंदर ये क्या है? ये है बीजांड, जिसके अंदर बीज बनता है, ठीक है, बीजांड। तो ये हो गया पूरी पुष्प की संरचना, ठीक है। ये हमारा नर जननांग है और ये हमारा पूरा मादा जननांग है, ये, ठीक है। नर जननांग, मादा जननांग। अब इसके हम लोग जितने भी भाग हैं उनको समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नॉर्मल सी चीज, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। सहायक चक्र का मतलब है कि जो केवल सहायता करते हैं, उतना आवश्यक नहीं होते हैं, केवल सहायता करते हैं, आकर्षक को बढ़ाते हैं। जैसे वाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये मतलब रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब मान लो एक पुष्प से दूसरा पुष्प बनना है तो उसमें कोई सहायता नहीं करना, ये केवल आकर्षक, मतलब पुष्प को आकर्षक बनाती हैं और जो बाहर से आक्रमण को रोकती हैं, ठीक है, ये। और आवश्यक चक्र है पुमंग और जायांग, नर जननांग और मादा जननांग, ये दोनों आवश्यक चक्र हैं, जरूरी सब हैं, ठीक है। अगर केवल यही दोनों हो, ये ना हो, तो वो पुष्प अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। पुष्प के भाग, आवृत बीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्प में स्थित होते हैं, आवृत बीजी पौधे में, ठीक है। देखो इसके 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला वाह्यदल, वाह्यदल जिसे हम लोग वाह्यदल पुंज कहते हैं। यह हरे रंग की पत्ती होती है। जो वाह्यदल होता है वो हरे रंग की पत्ती होती है, जो पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करती है। जो पुष्प के जो भीतरी चक्कर है ना, भीतरी चक्कर उसकी रक्षा करती है। और दल क्या करता है? ये रंगीन होता है और परागण, जो परागण होता है ना की क्रिया में कीटों को आकर्षित करती हैं, मतलब आकर्षित करती हैं कि मतलब वो बहुत सुंदर लगता है ना जब वो दल होता है रेड कलर का, मतलब चारों तरफ से बहुत आकर्षक लगता है, इसलिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। तो ये दोनों तो हमारे सहायक चक्र हो गए। अब आवश्यक चक्र की बात करेंगे। आवश्यक चक्र में पहला हमारा है नर जननांग, या फिर हम लोग पुमंग कहते हैं। पुमंग को हम लोग नर जननांग कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं और पुंकेसर का अगला भाग फूला हुआ होता है। इसके प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं बच्चा? पुंकेसर कहते हैं। ये पूरा एक पुंकेसर है और इसका अगला भाग ये देखो फूला हुआ है, और फूले हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अगला भाग फूला हुआ, जिसे हम लोग परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। और इसके अंदर परागकण होता है, इसमें परागकण होता है। वैसे भी आप खुद से बनाकर भी लिख सकते हो, अगर चित्र याद है तो एक एक स्टेप को आप लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो हमारा जायांग या फिर मादा जननांग, ये हमारा मादा जननांग है। इसकी प्रत्येक इकाई अंडप कहते हैं, इसके प्रत्येक इकाई को अंडप कहते हैं। और निचला भाग इसका फूला हुआ होता है, इसका जो है निचला भाग फूला हुआ होता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और बीजांड से बीज बनता है, बीजांड से बीज बनता है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टूडेंट पूरा पुष्प की संरचना, और पुष्प के संरचना भी हो गया, पुष्प के भाग भी हो गए। काफी आसान लगा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड में नहीं बताता, आसान तरीके से बताता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ना पूरा। अब हम लोग समझेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला हम लोग समझेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष आपके बोर्ड एग्जाम में दूरदृष्टि दोष से क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहले तो आपसे पूछता है कि दूरदृष्टि दोष के कारण, निवारण सब कुछ बताओ चित्र सहित, या फिर दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे करके आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिगर के साथ, चित्र के साथ समझाऊंगा, ठीक है, सब कुछ। सबसे पहले आप दूरदृष्टि दोष कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, उसके कारण तथा निवारण लिखिए, ठीक है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देता है,
जो हमारा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसको दूर की वस्तु, जो वस्तु दूर रखी हो वो स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन जो निकट की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ये हमारा होता है दूर दृष्टि दोष। ध्यान से समझो, उल्टा मत कर देना बोर्ड एग्जाम में। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कारण। कारण में पहला है कि नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए। जब नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब बच्चा फोकस दूरी बढ़ जाएगी, मान लो आपकी फोकस दूरी कम है और बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी तो आप बहुत दूर तक देख सकते हो, लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं देख पाओगे, नजदीक की नहीं देख पाओगे क्योंकि आपकी फोकस दूरी बढ़ गई है और वक्रता त्रिज्या कम हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। ठीक है, अगला देखो, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। ठीक है, ये फिगर समझो, यहां O है 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अब यहां से देख रहे हैं तो देखो इसकी जो है ना रेटिना यहां होना चाहिए देखने की क्षमता, लेकिन वो वक्रता मतलब इसकी फोकस दूरी यहां पहुंच गई है, यहां। ठीक है, इसलिए नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है नेत्र लेंस, ये है। ठीक है, अब देखो इसके निवारण कैसे करोगे। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे भाई साहब, इनको यहां रेटिना पर मतलब पूरा जैसे अच्छे से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा नजदीक, एक मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया निवारण, कारण सब कुछ दूर दृष्टि दोष का। दूर दृष्टि दोष में बस इतना ही समझना है, इससे बाहर नहीं आएगा। बस इतना अगर आप समझ लेते हो तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है दूर दृष्टि दोष का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष। दोनों में आपको समझाऊंगा, दृष्टि दोष में मैं निकट भी समझाऊंगा, दूर दृष्टि दोष भी समझाऊंगा। ठीक है, दोनों समझ लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अब निकट दृष्टि दोष के लिए क्या करोगे, निकट दृष्टि दोष भी समझना जरूरी है। तो इसके लिए देखो ध्यान से समझो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। मतलब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है वो निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। लेकिन जो दूर रखी वस्तु है उसको स्पष्ट नहीं देख सकता है, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास चला आता है। अर्थात जब दूर मतलब उसका जो निकट बिंदु दूर नहीं होगा, वो अनंत पर नहीं होकर पास चला आता है, इसीलिए तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। अगर वो वहीं रहता तो फिर पूरा अच्छे से देख सकता था। और यह जो होता है 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में ज्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी आजकल चश्मा लगाने लगे हैं, मतलब तो फिर वो क्या है, वो दोष है। ठीक है, दोष उसको ठीक मतलब उसमें लेंस लगाया गया है चश्मे में। ठीक है, अब दोष का कारण देख लो, कारण भी जानना जरूरी है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। नेत्र लेंस की जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, ये है। अब जब उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है तो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, नजदीक की वस्तु को देख सकता है। ठीक है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र गोले का व्यास कम बढ़ जाए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए। ठीक है, यह हमारा है स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ये दोनों कारण है जो आपको समझना है, कारण जानना जरूरी है। ठीक है, कारण देखो, अब यहाँ जो कोई वस्तु है इसको मतलब ये नेत्र लेंस है, ये आता है प्रकाश की किरण प्रवेश करता है, ये प्रकाश की किरण, और ये भैया आंख है, नेत्र लेंस है। फिर ये देखते हैं तो यहाँ क्या होता है ना कि यही इनका बन जाता है, और रेटिना है यहाँ, लेकिन यहाँ इनका वस्तु बन जाता है। मतलब दूर की वस्तु को मतलब इसमें जो है ना वस्तु जो है निकट की वस्तु देख लेते हैं, लेकिन दूर जो रखा है वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझ में आ गया ना। अब आप लोग निवारण समझ लो। निवारण के लिए इसके लिए हम लोग उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे बच्चा, अवतल लेंस का। ठीक है, तो आप लोगों को निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष दोनों समझ में आ गया ना। अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो आप लिख कर आओगे,
छोड़कर नहीं आना, क्योंकि ये आएगा ही, कोई ना कोई एक जरूर आएगा, चाहे निकट दृष्टि दोष आए और चाहे दूर दृष्टि दोष आए, आपको दोनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो अब आप लोगों को तैयार करना है, मेहनत आप लोगों को करना है, नोट बनाना है, इसको बार बार रिवीजन करना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आना है, क्या डर है, ठीक है। जब मैंने पढ़ा दिया तो आप लोग लिख कर आओगे ना। और आप लोगों को सावनीकरण भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान लगा होगा, क्योंकि उतना ज्यादा हार्ड नहीं है अगर आप लोग ध्यान से समझे होंगे तो। और यहां मैंने आपको साइंस के 5 क्वेश्चंस बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे करके मैं आपको सारा क्वेश्चंस कराने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन पढ़ना है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा सारा सब्जेक्ट। तो अब आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करो पढ़ने के लिए, क्योंकि सारी चीजें नोट करके पढ़ो, तब बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। नोट करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस तैयार करो, फिर कल मैं आप लोगों को और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए और सब्जेक्ट का लाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।